वो एकता वाली कस्में कहाँ हैं? वो कस्में कहाँ हैं? वो बातें सब तो यहाँ भूल भुलैया दिखाई दे रहा है। Then you're going to love this free software. धन्यवाद राजीव जी। सॉरी, नीतीश जी को लेकर के जो कुछ अभी चल रहा है, मैं समझता हूँ कि नीतीश जी को शोकेस में डाल दिया गया है बस, और बीजेपी को नीतीश जी से अब सिर्फ इसी तरह की जरूरत है कि वो शोकेस में रहें। बाकी चीजें अब बीजेपी ने अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई विधायक बीजेपी का इस तरह की बात करे विधानसभा के कैंपस में खड़ा होकर के और नीतीश जी कुछ नहीं बोले, कोई कार्रवाई नहीं हो। हम लोग को याद है कि जब अश्विनी चौबे के बेटे ने भागलपुर में माहौल खराब करने की कोशिश की थी तो उसको उठाकर जेल में भेज दिया गया था जी। और अश्विनी चौबे कूदते रह गए थे, कुछ नहीं हुआ। हमें यह भी याद है कि जीतन राम मांझी के शपथ ग्रहण के जस्ट 1 घंटे के भीतर उनका इस्तीफा लिया गया था इस नाम पर कि उनके खिलाफ घोटाले के आरोप थे। लेकिन अभी जो पूरी स्थिति है उसमें नीतीश जी किसी चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो दारोगा की हत्या हुई है अररिया में, और 3 दिन पहले जो आरा में तनिष्क का शोरूम लूट लिया गया, बिहार की सबसे बड़ी लूट है वो अब तक की। बिहार में इतनी बड़ी लूट अब तक नहीं हुई थी, और एक विधायक विधानसभा के कैंपस में खड़े होकर के खुलेआम सांप्रदायिक जहर उगलता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। न तो सरकार की ओर से रिएक्शन आता है और न कोई एफआईआर होता है। उनके खिलाफ तो एफआईआर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि नीतीश जी भले ही वहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका जो वजूद है वह वजूद एक तरह से बीजेपी ने उसको कैद कर रखा है, उसमें अब कुछ बचा हुआ नहीं है। उसमें मोदी जी ने ट्रंप महोदय के सामने सरेंडर कर दिया और नीतीश जी ने मोदी जी के सामने सरेंडर कर दिया हुआ है। वो बार बार जो कभी उनका पांव पकड़ते हैं, कभी कसमें खाते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो इनकी जो कसम खाने की जो पूरी लंबी फहरिस्त है, कितनी बार ये कसम खाए हैं, कितनी बार इन्होंने पांव छुए हैं, तो उसको साफ साफ दिखाता है कि आज की तारीख में वो बीजेपी के पूरे नियंत्रण में आ गया है। और सरकार यहाँ निश्चित रूप से बीजेपी ही चला रही है, सरकार यहाँ राजभवन चला रहा है। नीतीश जी उसमें बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंटल है, उनकी इससे अधिक कुछ वक्त दिखाई नहीं देती है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी पूरा मामला वो सबको जानकारी है, आपको भी जानकारी होगी। बीजेपी के जो आरजेडी के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात सामने रखी कि कैसे जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो आपस में रिश्ते में साले बहनोई हैं, दोनों ने मिलकर के 25 करोड़ रुपए दीपक कुमार की बेटी की कंपनी को दे दिए, और उसको लेकर के कोई सरकार की तरफ से कोई अब तक जवाब नहीं आया है। वित्त विभाग जो है सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए सरकारी खजाने का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि अपने पुत्र और पुत्रियों को उपकृत करने के लिए सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, और जो नीतीश जी के सबसे करीब हैं, दीपक कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है। जो गैंग ऑफ 4 की जो बात होती है उसमें दीपक कुमार का भी नाम आता है, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और दीपक कुमार। तो इतना बड़ा कुछ होता है, लेकिन नीतीश जी की तरफ से कुछ नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि नीतीश जी अपने उरूज के दौर में अगर होते तो दीपक कुमार कब के नप गए होते। अब समझिए कि ये खेल करने के लिए कितना बड़ा खेल हुआ था कि लोकेश कुमार को वित्त विभाग में लाया गया प्रधान सचिव बना करके, और 1 सप्ताह के भीतर उनका तबादला कर दिया गया था और आनंद किशोर को लाकर बिठाया गया था। तो साले बहनों मिलकर के ये खेल कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो पूरा सीन दिखाई दे रहा है उसमें ये लग रहा है कि नीतीश जी आज की तारीख में जो शोकेस में महदूद हो गए हुए हैं, उससे बाहर तो निकलेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि जो उनकी पार्टी का जो हश्र मुझे दिखाई दे रहा है कि उसमें उनके पास कोई हार्ड बार्गेनर नहीं है आज की तारीख में। नीतीश जी तो कोई बार्गेन नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव को भूल जाइए, जब उस समय इनको बराबर की सीट मिल गई थी, वो वक्त ऐसा था कि जिसमें बीजेपी को लग रहा था कि हमारे खिलाफ पूरा माहौल है और हमारी वापसी मुश्किल है।
इस वजह से उन्होंने नीतीश जी को खुश करने के लिए सीटें दे दी उस तरह की। लेकिन जो बीजेपी ने जो कमबैक किया है, उस कमबैक के बाद अब नीतीश जी को वो ठेंगे पर रखे हुए हैं जी। और यही वजह है कि उस विधायक की किसी पार्टी की ओर से कोई आलोचना नहीं हुई। हुआ ये कि जेडीयू के प्रवक्ताओं ने उसका बचाव किया। इस तरह का खतरनाक और सांप्रदायिक बयान देने वाले बीजेपी के विधायक का बचाव जेडीयू के प्रवक्ताओं ने किया और तब आप समझ आइए कि बीजेपी के लोग क्या करेंगे उनका। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि जो पूरा माहौल जो है, जो जिस तरह से इसको किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, उसकी कोशिश तो हो ही रही है। हम लोगों ने पिछली बार बातचीत की थी कि कैसे मोहन भागवत, बाबा ये धीरेन्द्र शास्त्री और श्री श्री रविशंकर यहाँ आए, माहौल उन्होंने किस तरह का बनाया, किस तरह की बातें की। तो पूरी तैयारी ये है कि तेजस्वी को महागठबंधन को सरकार में आने से रोकना है और नीतीश कुमार को धीरे धीरे खत्म करना है और इसकी तैयारी के लिहाज से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। ये ऐसे ही कोई बयान नहीं दे रहा है और ऐसे ही कोई उसके समर्थन में खड़ा नहीं हो जा रहा है। जब नीतीश कुमार जी की पार्टी के लोग उनके पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं तो आप भविष्य देखिए कि कितना खतरनाक है इनका, कि कहाँ इनको ले जाएंगे। मैंने कहा कि कोई बार्गेन करने वाली को तो बात छोड़ दीजिए, कौन है जो इनके लिए बार्गेन करेगा। इन्होंने सरयू राय को झारखंड उनके हवाले कर दिया, बिहार संजय झा के हवाले कर दिया। सरयू राय जी तो खाटी संघ के लोग हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो जो लोग इनके साथ हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनके लिए बीजेपी सिर्फ ये इंतजार कर रही है कि ये चुनाव किसी तरह निकल जाए बस, और उससे ज्यादा इनका इनकी जरूरत उसको नहीं है। और उसने बीजेपी ने जो अपनी ताकत बढ़ाई है बिहार में, उस ताकत के में नीतीश जी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। उसके खिलाफ जो संयुक्त विपक्ष है वो कितना मजबूती से लड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक चीज जो खटक रही है राजीव जी हम लोगों को, कि एनडीए ने अपने बिहार के तमाम जिलों में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें कि एनडीए के बिहार के जितने पार्टियों के जो पार्टनर एलाइज हैं, उनके जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग गए, एक भी जिला अब नहीं बचा हुआ है। लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम विपक्ष की ओर से ज्वाइंटली मूव किया जाए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अब भविष्य में क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी तो सब लोग अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, अपना कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र है सब लोग। ये अच्छी बात है कि आप अपना कार्यक्रम करें, लेकिन एक यूनाइटेड विपक्ष का आपको परसेप्शन तो बनाना पड़ेगा। जो एनडीए ने जो दिखाने की कोशिश की है, उसमें अलग बात है कि नीतीश कुमार वाला जो फैक्टर है, उस फैक्टर में वो बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे फिनिश हो और हम उनको साथ लेकर के खत्म करें और पूरे बिहार को किस तरह कम्युनली चार्ज किया जाए। ये सब तो तैयारी चली रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है, जैसे कि जो ये लोग जो जंगल राज का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं नीतीश जी, और लगता है कि उनका रिकॉर्ड एक ही जगह फंसा हुआ है। वो एक ही गाना बार बार गाते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, यहाँ कुछ होता था जी, यहाँ कोई काम होता था, यहाँ महिलाएं कपड़ा पहनती थी। तो इस तरह की उलूल जुलूल बातें करने, वो एक तरह से उपहास का विषय खुद नीतीश जी बन गए हुए हैं। और इसमें बीजेपी को मजा आ रहा है कि नीतीश जी उपहास का विषय बने रहे, इससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो इससे जनता में एक तरह से उसके लोग जो है ये बताते हैं कि देखिए नीतीश जी तो अब इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, हम लोगों ने उनको कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया, अब हम लोग को मौका मिलना चाहिए। ये तो प्रचार चल रहा है, आरएसएस के लोग पूरा गांव गांव घूम करके ये प्रचार कर रहे हैं। तो इसमें साफ साफ नीतीश जी का जो भविष्य है वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो खतरे में है। लेकिन अब नीतीश जी वहां से उभरेंगे, इसकी उम्मीद बहुत क्षीण नजर आ रही है। और इसमें लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है राजीव जी, एक राजनीतिक तैयारी जिस तरह की है, जिस तरह की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तैयारी है, और दूसरे जो मशीनरी का इस्तेमाल करना है। अभी बहुत सारे बड़े पैमाने पर डीएसपीज का तबादला हुआ है और उसमें जो सामाजिक समीकरण है उसको देखने से ये साफ साफ लगता है कि ये किस तरह से पुलिस नेटवर्क को अपने पक्ष में करना है, ये तैयारी की गई है। और आप जानते हैं कि कैसे चुनाव में कहाँ वोटिंग को स्लो करवा देना है, कहाँ तेज करवा देना है, कहाँ मतदाताओं को खदेड़ देना है,
ये सारी तैयारी ये बीजेपी के इलेक्शन ये मशीनरी की तैयारी इसी तरह होती है, और ये आजमाया हुआ उनका फैक्ट है। तो हरियाणा में उन्होंने आजमाया, यूपी के बाई इलेक्शन में आजमाया, महाराष्ट्र में आजमाया, तो बिहार में क्यों नहीं आजमाएंगे? ऐसा थोड़ी है कि बिहार को छोड़ देंगे। तो जो तैयारी उनकी है, उस तैयारी का मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उसको एक संयुक्त रूप से सामने आकर के बड़ा कोई राजनीतिक कार्यक्रम 6 महीना अभी बचा, 7 महीना बचा हुआ है, उसके पहले इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ करना होगा, और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से बिहार की सियासत के बारे में बहुत गहराई से अपनी बात रख रहे थे हेमंत जी, और बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे। ज़रा आना चाहता हूँ, आगे बढ़ें। अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत कुछ सुबह से लेकर शाम तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, और बहुत सारी घटनाएं आज होली से एक दिन पहले, आज होलिका दहन है। उम्मीद यही है कि जो बुराइयां हैं उसका दहन हो जाए, अच्छाइयां रहें इस देश में। लेकिन उसके साथ साथ जब मस्जिदों की मीनारें जो हैं वो दिखाई देती हैं ढकी हुई, तो बड़ी तकलीफ होती है। ये अगर कल को मंदिरों की मीनारें भी, मंदिर भी ढके हुए दिखाई देंगे तब भी तकलीफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस देश का ताना बाना ऐसा नहीं है। इस देश का ताना बाना, और आज से नहीं, संविधान तो ठीक है 75 साल पुराना है, लेकिन उससे पहले भी इस देश में होली दिवाली सब मनाई जाती थी। मुगलों के ज़माने में भी मनाई जाती थी, जिन मुगलों से बड़ी नफरत है। औरंगजेब से पहले आप हुमायूं और अकबर और बाबर तक आइए, हर के ज़माने में होली दिवाली मनाई जाती थी, और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए यहाँ पर ये बातें मैं कह रहा हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने यहाँ, अपने देश के जो रीति रिवाज हैं उसमें एकता कूट कूट कर भरी हुई है अमलेंदु जी। लेकिन उस एकता को चकनाचूर करने की जो कोशिश हो रही है, एक शीशे को अगर उठा के फेंकिए, वो भी किसी पत्थर पे, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे। वैसे टुकड़ों में बांटने की जो कोशिश है वो दिखाई देने लगा है। अब वो कोशिश दक्षिण भारत से दिखाई दे रही है, जिसके बारे में बता रहे थे प्रशांत टंडन जी। ये सुन के बड़ा अजीब लगता है कि आप किसी चीज को, भाषा विवाद को, आप, आज का तो है नहीं दक्षिण और भारत में भाषा विवाद का मामला, उसको क्यों आप उठा रहे हैं? परिसीमन का मामला आप क्यों, अगर पढ़े लिखे लोग हों तो वो क्या नालायक हैं? वो बेकार हैं? तो इसलिए और तुषार गांधी का जिक्र किया था प्रोफेसर रविकांत जी ने। जरा वहीं से चाहता हूं कि शुरुआत कीजिए, दक्षिण होते हुए उत्तर भारत, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज होलिका दहन के दिन, जरा आपकी जुबानी अमलेंदु जी। एक तो राजीव जी, जो दक्षिण से चीजें चल रही हैं और उत्तर तक आ रही हैं, एक चीज साफ दिखाई पड़ती है कि डिवाइडर इन चीफ जिनको नाम दिया गया था एक विदेशी पत्रिका द्वारा, उन्होंने उसको सच साबित कर दिया है। चाहे ये तिरपाल से ढकी हुई मस्जिदें हों, और राजीव जी चाहे डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, और चाहे तुषार गांधी का वक्तव्य हो, ये सब राजीव जी सब संकेत साफ साफ दे रहे हैं कि डिवाइडर इन चीफ इस देश के समाज को बांटने में कामयाब हो गए। ये जो राजीव जी तिरपाल से ढकी हुई मस्जिदें दिखाई पड़ रही हैं, ये मस्जिदें तिरपाल से नहीं ढकी। ये जो तिरपाल से ढका गया है राजीव जी, ये कानून व्यवस्था तिरपाल से ढक दी गई है। ये साफ तौर पर इस बात का संकेत है कि अब देश में जो है वो सरकार नाम की चीज नहीं बची है, क्योंकि अगर सरकार नाम की चीज होती है तिरपाल ढकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हो सकता है राजीव जी की जो स्थानीय प्रशासन ने ये सारी चीजें करी हैं, जहां भी की हैं, तो वहां कुछ लोगों ने ये एहतियात बरतने की कोशिश की होगी, जब जल जाएगा शहर तो उसके बाद उन अधिकारियों को ही संभालना पड़ेगा। भाषण देने वाला तो चला जाएगा निकल कर, वो तो अपनी रोटियां सेकेगा, लेकिन भुगतना किसको पड़ेगा? अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा जिनके सिर पे आएगा। तो इसलिए ये किया गया। लेकिन ये राजीव जी एक तरीके से इस सरकार का एक, कहा जाए कि विफलता का प्रतीक जो है ये तिरपाल बन गए, कि बुरी तरीके से ये सरकार विफल हो चुकी है, और ये समाज को बांटने में कामयाब रहे, ये इस बात की गवाही दे रहा है। और राजीव जी अगर ऐसा नहीं होता तो इससे पहले भी ईद आई है, इससे पहले भी रमजान आया है, इससे पहले भी होली आई है। ऐसा तो है नहीं कि 70 सालों में पहली बार रमजान और होली जो है वो एक उसमें पड़ रहे हैं, कई बार पड़े हैं। ईद और होली भी एक ही दिन पड़ी है। ये तो चलिए जुमा और होली की बात है, क्या इससे पहले कभी इस तरह की ढकने की चीजें हुई? नहीं हुई।
तो ये जो है एक तरीके से विफलता का प्रतीक है। दूसरा, राजनीति जिस तरीके से जो दक्षिण से चीजें चल रही है, ये जो आपको याद होगा मैंने एक बार एक जिक्र किया था एक रिपोर्ट का कि वो रिपोर्ट थी कि उत्तर जो है वो बच्चे पैदा करता है, दक्षिण जो है वो राजस्व पैदा करता है। ये उस रिपोर्ट का शीर्षक था और ये बताया गया था कि किस तरीके से उत्तर भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जबकि दक्षिण भारत की जनसंख्या स्थिर है और दक्षिण भारत का राजस्व जो है उसके राजस्व से देश को चलाया जा रहा है। ये बड़ी सख्त रिपोर्ट थी और उसमें बाकायदा सब बताया गया था कि किस तरीके से कितना राजस्व दक्षिण पैदा करता है और कितना जो है उत्तर राजस्व पैदा करता है, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। तो ये चीजें राजनीति जब दक्षिण में ये भावना पैदा हो रही है और जिस तरीके से हम इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये एक तरीके से कहा जाए तो ये भारत विभाजन की भूमिका तैयार हो रही है और ये सरकार जो है ये भारत विभाजन के लिए लगता है कि फिर से तैयार है कि एक फिर भारत विभाजन कराना चाहती है। इससे पहले भी राजनीति 1947 में जब भारत विभाजन हुआ था, उस भारत विभाजन की भूमिका भी सावरकर ने ही रखी थी और पहला प्रस्ताव सावरकर का ही था भारत विभाजन का। मुस्लिम लीग ने तो उसे बाद में लपका था। तो ये जो भारत विभाजन के अपराधी हैं, ये फिर भारत विभाजन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, दक्षिण और उत्तर के मसले को लेकर, चाहे वो ईद और रमजान के मसले को लेकर, हर मसले को लेकर इनकी पूरी रणनीति जो है वो भारत विभाजन की तरफ देश को ले जाने की है। जी बिल्कुल, भारत विभाजन की ओर, दक्षिण और भारत से शुरुआत और कहां कहां इस विभाजन की रेखा को आगे बढ़ाएंगे, ये बड़ा देखना दिलचस्प नहीं होगा दोस्तों, दुखदाई होगा। कई चीज़ें दिलचस्प होती हैं, कई दुखदाई होती हैं, लेकिन जब विभाजन की रेखा गहरी होती है तो वो दुखदाई होती हैं। आज के युग में, आज जब हम हैं या हमसे पहले के लोग या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी विभाजन की उस घड़ी को नहीं देखा है और उस समय के आपदाओं को नहीं झेला है। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने देखा, और अगर नहीं भी देखा तो कहानियों में, किताबों में, इतिहास के पन्नों में जो चीज़ें दर्ज हैं, उन चीज़ों को अगर पलट कर पढ़िए, देखिए, सुनिए, तो वो आपकी शरीर के को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती हैं, तकलीफ देती हैं। इसलिए उस विभाजन की रेखा को गहरी मत होने दीजिए। लेकिन क्या हमारे देश की सरकार जो है ऐसा सोचती है कि गहरी ना हो? ऐसा लगता नहीं है। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूँ। बहुत कुछ हम लोग बातें कर रहे हैं और कुछ गंभीर चर्चा कर रहे हैं, बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए भी आज, हालांकि होली के मूड में रहना चाहिए था, आज कुछ रंग भंग वाली बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात यहाँ बहुत अलग ढंग की हम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें वैसी हैं जो दुखदाई हैं। और वैसे में जरा आपसे एक बार फिर समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो आज अलग अलग राज्यों में जो हल्ला बोल किया है, क्या जो बात हम लोग कहते हैं कि अगर आपको देश को सुधारना है तो फिर आपको जीत की भूख आप में पैदा करनी होगी, ये बात आप भी कह चुके हैं कई बार, क्या वो चीज दिखाई दे रही है? उसकी तैयारियां दिखाई दे रही हैं? अभी चुनाव बिहार में है और 6 महीने 8 महीने बाद है, तैयारियां दिखाई दे रही हैं क्या? पंजाब में थोड़ा बहुत सुगबुगाहट थोड़ी बहुत दिखाई दी आज, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। देखिए राजीव जी, लोकसभा चुनाव के बाद ही राहुल गांधी बहुत एक्टिव हो गए थे इस मामले में कि संगठन को बिना दुरुस्त किए और उसको सक्रिय किए बिना कम से कम इस बीजेपी से चुनौती पूरी तरीके से नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़े जा रहे, या तो साम दाम दंड भेद सब चल रहा है। जहां एक व्यक्ति जो विधायकों को धमकाता हो, खरीदता हो, उसे चाणक्य कहा जाता हो, आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी क्या सोचती है, किस तरह की राजनीति करती। तो जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी को सांगठनिक रूप से मजबूत ही नहीं किया जाए, उसको एक्टिव भी किया जाए और इसके साथ साथ जो देश के सामाजिक समीकरण हैं उनके अनुसार उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। राहुल गांधी ने 2025 को संगठन के वर्ष के रूप में पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसे मजबूत करेंगे, और अब वो थोड़ा सा एक्टिव नजर आ रहे। आपने 2-3 राज्यों का जिक्र किया कि जहां पे
धरने प्रदर्शन की तैयारी, भ्रष्टाचार को उजागर करने की तैयारी, और ये कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। मध्य प्रदेश में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, आपको केवल सड़क पर उतर करके उन चीजों को रख देना है, आपको खोजने की जरूरत नहीं है कि बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी सब खोजने में, पूरा पिटारा है वहां। इसी तरह से किसी भी दूसरे आप भाजपा के राज्य में चले जाइए, और यही कारण है कि कभी त्रिपाल से ढका जाता है, कभी होली और रमजान के नाम पर वो पूरा डिस्कोर्स खड़ा कर दिया जाता है, नैरेटिव पैदा कर दिया जाता है कि ताकि लोग भूल जाएं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लोग भूल जाएं कि इस देश में रोजगार बचा ही नहीं है, लोग भूल जाएं कि अडानी के लिए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, ये भी लोग भूल जाएं कि उन 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। देखिए राजीव जी, राशन देना, ये हालांकि यूपी गवर्नमेंट में राइट टू फूड आया था, लेकिन ये विषम परिस्थितियों के लिए था, खास करके दलित और अति पिछड़ा समाज जो भूमिहीन रहा लंबे समय तक, वो मेहनत कश तबका था, मेहनत करके कमाता था, खाता था, भले ही वो अभाव और गरीबी में रहा। You're here for one. तो उसके भीतर सम्मान और स्वाभिमान की चेतना जिंदा रही। अब आप क्या कर रहे हैं, इसका जरा दूरगामी परिणाम सोचिए। 5 किलो राशन पर उन्हें जब निर्भर बना देंगे तो उनके भीतर की चेतना खत्म हो जाएगी, उनका सम्मान और स्वाभिमान की भावना खत्म हो जाएगी। ये वो चाहते हैं। मैं ये मानता हूं कि जो श्रम है वो सिर्फ ये नहीं है कि इन्हीं के हिस्से में जाए, शारीरिक श्रम, मशीनीकरण अच्छी बात है, लेकिन मेहनत कश कौम को जो अपने सम्मान स्वाभिमान को जिंदा रखे हुए थी, जो चेतना को, उसको आप वहां धकेल दे रहे। कांग्रेस पार्टी को इन तमाम मुद्दों को उठाना है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा, जिसकी तरफ अभी बिहार का जिक्र किया हमारे साथी ने, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, यहां तो मोदी जी तो बोली लगाते ही थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि बोली असल में वो अडानी के लिए थी। बिहार को तो बेवकूफ बनाया गया, ये माल तो वहां जा रहा है। लोग ये भूल जाएं कि ये इस पर हक हमारा है, देश के संसाधनों पर किसका कितना हक है और कौन मलाई खा रहा है। इसलिए राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं लगातार। लेकिन उसी पार्टी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं, उनकी सेकंड लीडरशिप बोलती ही नहीं है, वो चर्चा ही नहीं करती। केवल आर्थिक करप्शन ही मुद्दा नहीं है, मुद्दे वो भी हैं कि जिनके जरिए ये चीज सामने आनी है, सामाजिक न्याय जहां होना है। अभी कितना है, जो राहुल गांधी तो बार बार आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की बात कर चुके हैं, जुडिशरी में जो सबसे ज्यादा आज निराश कर रही है। अगर जुडिशरी में आरक्षण होता तो क्या फैसले इसी तरह के आते? हम मानते हैं कि वो भी इंसान है, वो उनकी भी बहुत सारी अपनी परिस्थितियां हैं, उनका भी मानसिक जो बनावट है वो भी उसी सामाजिक परिस्थिति से बना हुआ है। इसीलिए था ना कि उन समुदायों को भी जगह मिलनी चाहिए। अब आप राष्ट्रपति तो बना देंगे, कि कभी आपने कहा कि देखिए हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन सवाल यह है कि उन एजेंडों पर कब आप काम करें। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि एजुकेशन के बजट का कई करोड़ रुपया मोदी जी ने काहे में खर्च किया? परीक्षा पे चर्चा, संभवतः 70 करोड़ के आसपास। अब परीक्षा पे चर्चा पे खर्च हो जाएगा। SC/ST के जो बजट था उसका आप विज्ञापन पर खर्च कर देंगे। महिलाओं के सुरक्षा और समृद्धि का जो बजट है वो आप विज्ञापन पर खर्च कर देंगे। इन तमाम चीजों को एक्सपोज करना जरूरी है, और अब कम से कम ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। राहुल गांधी जैसी लीडरशिप मिलती है, ऑब्वियस है कि वो हिम्मत, और वो बराबर अपने कार्यकर्ताओं को
बब्बर शेर कहते, यूं ही नहीं कहते। उनके भीतर वो ताकत, वो हिम्मत, वो स्वाभिमान, वो चेतना पैदा करने की, कि ये सिर्फ राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के समूचे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं या बार बार सड़क पर आते हैं, बार बार लोगों से मिलते हैं, ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की भी है, संगठन की। और जिसे कहते हैं ना कि जैसे नेता व्यवहार करता है वैसे कार्यकर्ता भी करता है, और थोड़ा उसको एक्टिवेट भी करना होता है, मुद्दे भी देने होते हैं। तो राहुल गांधी के लीडरशिप में और उनके एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी मजबूत और सक्रिय दिख रही है। लेकिन मैंने कहा कि इससे केवल बात नहीं बढ़ेगी, आपको बहुत सुस्पष्ट एजेंडे के साथ और ज्यादा सक्रिय, क्योंकि इस समय देश की जरूरत है। लोग अगर आग लगाने पर तुले हो, और अभी मैं जिन सज्जन से बात कर रहा था, होली की बधाई उन्होंने दी, लखनऊ के बहुत प्रतिष्ठित अमीर हैदर चचा जिनको हम लोग कहते हैं, उनका फोन था और उनकी चिंता वही थी। उन्होंने कहा कि हम लोग ईद के बाद 95 बनाम 5 का एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस देश में केवल 5% लोग हैं जो अमन नहीं चाहते, जो होली और रमजान एक साथ मनाना चाहते हैं वो 95% लोग, जो रंग गुलाल खेलना चाहते हैं वो मुस्लिम तबके के 95% से ज्यादा लोग होंगे। 1-2% लोग वहां भी, वो सब जगह मौजूद है। तो इस फर्क को समझना पड़ेगा, और इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को बहुत स्पष्ट रूप से, ये डरने वरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं वो संविधान सम्मत बात कर रहे हैं। संविधान इसकी बात करता है और ये अधिकार में आता है, आपके दायित्व में भी आता है। और वो उनके डरने पर कि साहब त्रिपाल लगा देंगे तो हम डर जाएंगे, नहीं साहब हम ये बात नहीं करेंगे, इससे तो हमारा वोट बैंक किसी के बपौती थोड़ा ही होता है। आप अगर एजेंडे की बात करेंगे, ये जो नौजवान है, इन नौजवानों का धर्म जाति क्या है, जरा पूछे उनसे। 3-3, 4-4 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा ले जा करके वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और नतीजा क्या होता है, जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो ये इस देश में कब तक चलेगा? और इसलिए कांग्रेस पार्टी जो आ रही है सड़क पर, तो ये बहुत स्वागत योग्य है, आश्वस्ति कारक है, और जरूरत इस बात की है कि इसको बार बार कहा जाए। उन कार्यकर्ताओं का हम लोग भी हौसला अफजाई करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस देश को बनाना है, लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित संरक्षित रखना है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशांत जी, सौहार्द की बात हो रही है, आपसी भेदभाव मिटाने की बात हो रही है, और ये देश किस दिशा में जा रहा है इसकी चिंता हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये समझना होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लगातार हम इस पर चर्चा और कई अलग अलग समय में होता रहा है, और इस पर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन तब और अब में फ़र्क क्या है ये भी समझना, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ज़रा बताइए। देखिए राजीव जी, समाज ऐसा नहीं है। जब हम आज बात कर रहे हैं, अब से कुछ देर बाद होलिका दहन है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी नीचे अभी होगा, मैं जाऊँगा इस लाइव के बाद जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल उत्तर प्रदेश या तमाम जगहों के देश के लोग, खासकर उत्तर प्रदेश, इन साजिशों को नाकाम करेंगे और बहुत उल्लास के साथ, भाईचारे के साथ होली मनाई जाएगी और जुमा की नमाज भी होगी। कुछ ऐसा अप्रिय घटना की उम्मीद मुझे नहीं है। अब समझना ये होगा कि कौन लोग हैं जो 5% लोग जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे रविकांत जी, ये कायर लोग हैं। ये सिर्फ पुलिस की शह पर करते हैं। आप याद कीजिए, कर्नाटक के इलेक्शन के पहले यही लोग लड़कियों के हिजाब को लेकर तमाम तरीके के हमले कर रहे थे। कहाँ गए वो? कौन है जो नहीं कर रहा है? एक तरह से प्रतियोगिता चल रही है, ये सांप्रदायिकता है, ये कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, जिसमें कि ये होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा कम्युनल है जी। और इसमें
पूरा पूरा जो स्टेट है, वो स्टेट की भूमिका को देखिए अब कितना किस खतरनाक ये स्टेज पर चला गया हुआ है। अब कोई संसद में खड़ा होकर कह रहा है, कोई विधानसभा में खड़ा होकर कह रहा है कि पकड़ कर लाओ कम वक्त को, हम उसका इलाज कर देंगे। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, संजय निषाद कह रहे हैं कि रंग से परहेज है तो देश छोड़कर चले जाइए। एक विधायक कह रहा है कि होली में आपको परेशानी है तो घर से नहीं निकलिए, निकलना हो तो दिल बड़ा करके निकलिए। जी। क्या होली पहली बार इस तरह से मनाई जा रही है, या पहली बार ऐसा हुआ है कि होली और रमजान एक साथ आ गया हो? तो ये जो फरमान जारी करना है कि मस्जिदों को ढक दो, घर में रहो, रंग से परहेज है तो देश छोड़ करके चले जाओ, यह क्या है? क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं बल्कि स्टेट खुद दंगाई हो गया हुआ है, स्टेट दंगाई की भूमिका में है। इससे नीचे मैं कुछ समझने को और मंजूर करने को तैयार नहीं हूं। अब क्या बचा हुआ है? सरकार योगी आदित्यनाथ किसी दिन लाठी भाला लेकर के किसी गली मोहल्ले में निकल जाए लोगों को काटने मारने के लिए, तो अब तो यही बचा हुआ है ना। आप जो मुनादी कर रहे हैं खड़ा होकर के विधानसभा और संसद के भीतर, अब तो यही है कि किसी दिन तलवार भाला लेकर मोदी जी निकले, योगी जी निकले, मोहन यादव निकले, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा निकले, लोगों को काटने मारने लगे। अब यही सीन देखने के लिए बचा हुआ है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, और ये जान लीजिए राजीव जी कि इसके खिलाफ इस जनता को गलबंद करने की महती जिम्मेवारी विपक्ष के पास आ गई है। आप कोर्ट कचहरी से इन चीजों का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि इस देश में बहुत सारे मसले जो हैं वो संसद में हल नहीं हुए हैं, उनको सड़कों पर हल किया गया है, और यह वक्त आ गया है कि जनता को सड़क पर उतारा जाए इन दंगाइयों के खिलाफ, तभी बात बनेगी। अन्यथा इनका आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उम्मीद बहुत धुंधली हो गई हुई है। आप सुप्रीम कोर्ट का आपने कहा ना, उन्होंने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगा दिया, क्या हुआ? उसका ठेंगे पर है वो बुलडोजर जस्टिस पर उनका सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कुछ नहीं हो रहा है। अब कोई कह रहा है कि औरंगजेब की मजार उखाड़ कर फेंक दो, वहां शौचालय बनवा दो। ये कौन मूर्ख लोग कह रहे हैं? बिल्कुल चालाक लोग, और बिल्कुल ऐसे लोग कह रहे हैं जिनके घर का बाल बच्चा कभी लाठी भाला लेकर के और भगवा लेकर के जुलूस में नहीं जाता। वो सब अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। अमेरिका में कहेंगे आपको अपने बच्चों को गुरुकुल में यहाँ भी नहीं, इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ता है वो। तो इन दंगाइयों को समझने की जरूरत है, और निश्चित रूप से चंद मुट्ठी भर हैं, लेकिन जो इनकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत अधिक है। ये मीडिया में दिखाई देते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी में दिखाई देते हैं, ये जुडिशरी में दिखाई देते हैं, इसलिए इतने प्रभावकारी दिखते हैं। और ये सेना में, पुलिस में, सब जगह इनका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इनकी विजिबिलिटी है ये लोगों के भीतर खौफ पैदा करती है। लेकिन है ये चंद मुट्ठी भर, इसलिए इनके खिलाफ एक तरह से जनता की